Hello everyone, welcome back to my channel SK Studies. My name is सरबजीत कौर एंड इस वीडियो के अंदर मैं करवाने जा रही हूँ आज आपको चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। और इसका जो मैंने टॉपिक कवर किया है वो है व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड्स। मतलब कि जो डिफरेंट मेटल्स है वो किस एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, किस तरह से करते हैं एंड किस एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते और क्यों। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड्स। वैसे तो जब हम चैप्टर 2 कर रहे थे तब भी मैंने आपको एक इसके बारे में समझाया था कि जो मेटल्स होते हैं वो किस तरह से डिफरेंट एसिड्स के साथ और बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसका जो लिंक है देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर राइट कॉर्नर के ऊपर एक लिंक आ रहा होगा, वहां से कर सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने उसका लिंक दिया है, आप वहां से भी वो वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। उसके अंदर डिटेल है कि किस तरह से जो मेटल्स होते हैं वो एसिड और बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं। सो यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे मैं आपको पहले थोड़ा सी उसकी आउटलाइन देती हूँ कि सबसे पहले क्या होता है कि जो मेटल होते हैं ना, जब वो किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट बनाते हैं और उसके साथ साथ उसमें से क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस। बट डू ऑल मेटल रिएक्ट इन द सेम मैनर। अब यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर, जो थर्ड चैप्टर के अंदर हम ये रिएक्टिविटी कर रहे हैं, मेटल किस तरह से एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, उसमें हमें ये देखना है कि क्या हर एक मेटल एक ही तरीके से एसिड के साथ रिएक्ट करता है कि उनके अंदर कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। तो इसके लिए हम ना एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, विच इज एक्टिविटी 3.11 इन द एनसीईआरटी बुक क्लास 10 साइंस। अब इस एक्टिविटी में क्या है, कलेक्ट ऑल द मेटल सैंपल्स एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम अगेन। कहते हैं कि अब इसके अंदर हमने क्या करना है, मेटल के सैंपल्स लेने हैं सोडियम एंड पोटेशियम को छोड़ के, ठीक है। इफ द सैंपल्स आर टार्निश्ड रब देम क्लीन विद सैंड पेपर। अगर वो मेटल के जो सैंपल हमने लिए हैं अगर उनके ऊपर कोई लेयर डिपॉजिटेड है तो सबसे पहले उसको सैंड पेपर के साथ रब करो ताकि जो भी कुछ उसके ऊपर डिपॉजिट है वो सारा कुछ उतर जाए। अब हमें एक बार बहुत ध्यान देनी है कि हमें सोडियम एंड पोटेशियम इनमें से कोई भी मेटल नहीं लेना। क्यों? क्योंकि ये विग्रसली रिएक्ट करते हैं इवन विद द कोल्ड वाटर। ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि जो रिएक्शन ऑफ डिफरेंट मेटल्स विद वाटर, उसका भी लिंक आपको ऊपर, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका भी लिंक आपको ऊपर देखो राइट कॉर्नर पे शो हो रहा होगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने उसका लिंक दिया है, आप वहां से कर सकते हो। Now put the sample separately in test tube containing dilute hydrochloric acid। अब हमने क्या करना है, जो हमने डिफरेंट मेटल के सैंपल लिए उनको हमने सेपरेटली टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देना है, ठीक है। और उन टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या डाल देना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। अब सबसे पहले हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात कर रहे हैं। Now suspend thermometer in the test tube so that their bulbs are dipped in the acid। अब वो जो टेस्ट ट्यूब्स थी जिसके अंदर हमने मेटल एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला उसके अंदर हमने क्या करना है, एक थर्मामीटर डाल देना है और जो थर्मामीटर का बल्ब है वो पूरी तरह से उसके अंदर डिप होना चाहिए ना। ऑब्जर्व द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द बबल्स केयरफुली। अब क्या होता है, अब हमने यहाँ पे बताया कि जब मेटल एसिड के रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो वो जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स है ना वो निकलने लग जाएंगे। अब हमने देखना है कि वो किस टेस्ट ट्यूब में किस तरह से उसके जो बबल्स हैं वो दिखाई देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है कि विच मेटल रिएक्ट विग्रसली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड विच मेटल डिड यू रिकॉर्ड द हाईएस्ट टेम्परेचर। अब हमने ऑब्जर्वेशंस करनी है क्योंकि हमने डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स के अंदर डिफरेंट मेटल्स लिए थे एंड उसके अंदर हमने डाला था हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि कौन सा मेटल विग्रसली एकदम से रिएक्ट कर जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है। एंड विच मेटल डिड यू रिकॉर्ड द हायर टेम्परेचर। और उसके बाद हमने ये भी देखना है कि कौन सी वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर जो थर्मामीटर है उसका टेम्परेचर राइज कर गया, ठीक है। तो इसका आंसर है मैग्नीशियम, राइट। अब ये जो मैग्नीशियम होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ एकदम से रिएक्ट कर जाता है एंड द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द बबल वाज द फास्टेस्ट इन द केस ऑफ मैग्नीशियम। और जो बबल्स बने हाइड्रोजन गैस के, ठीक है, उसका भी जो बबल्स निकलने का रेट है सबसे ज्यादा मैग्नीशियम के अंदर ही फास्टेस्ट होगा। डायरेक्शन वाज आल्सो द मोस्ट एक्सोथर्मिक। और क्या होगा कि जो थर्मामीटर लगाया है उसके अंदर से हमने उसका टेम्परेचर देखना है, जो उसका टेम्परेचर है ना वो भी राइज कर जाएगा। मीन टू से कि ये जो मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन थी वो क्या थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसे पता चला, क्योंकि उसके अंदर जो थर्मामीटर है उसका टेम्परेचर क्या हो गया, राइज कर गया।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरेंज द मेटल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द डाइल्यूट एसिड। फिर हमने देखा है कि जैसे मैग्नीशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद उससे कम कौन है, उससे कम कौन है, और लीस्ट रिएक्टिव कौन है। ठीक है, तो हमने इसकी एक सीरीज बनाई, दैट इज द रिएक्टिविटी डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। मीन टू से सबसे ज्यादा रिएक्शन जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ है वो है मैग्नीशियम की, उसके बाद अल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक, एंड उसके बाद क्या है, आयरन। ठीक है, मतलब जो मैग्नीशियम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मोस्ट रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम उससे थोड़ा सा कम रिएक्टिव है, जिंक उससे कम रिएक्टिव है, एंड आयरन इन सब में से सबसे कम रिएक्टिव है। राइट, नाउ विच मेटल डू नॉट रिएक्ट विद मेटल। अब हमने ये देखना है कि कौन सी वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर रिएक्शन हुई ही नहीं। मीन टू से उसके हमें कैसे पता लगेगा कि रिएक्शन नहीं हुई, ना तो उसके अंदर से बबल्स निकलेंगे और ना ही उसका जो टेम्परेचर है वो चेंज होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है कॉपर। अब जो कॉपर मेटल वाली टेस्ट ट्यूब थी ना, उसके अंदर क्या होगा, इन द केस ऑफ द कॉपर नो बबल्स वर सीन, कोई बबल्स नहीं निकले, एंड द टेम्परेचर आल्सो रिमेन अनचेंज, और उसका जो टेम्परेचर था ना वो भी वैसे उतने का उतना ही रहा। ठीक है, सो दिस शोज दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। तो मतलब कि इसका मतलब क्या है, अगर उसमें से बबल्स भी नहीं निकले और उसका टेम्परेचर भी चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कॉपर ने HCl के साथ रिएक्ट किया ही नहीं। ठीक है, तो हमने देखा कि इस एक्टिविटी से हमने देखा कि जो मैग्नीशियम है सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, और जो लीस्ट रिएक्टिव है वो है कॉपर, मतलब वो रिएक्ट ही नहीं करता। लीस्ट रिएक्टिव ऐसे आयरन है, बट कॉपर ऐसा मेटल है जो रिएक्ट ही नहीं करता। ठीक है, अब ये तो थी सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात। ठीक है, और इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड भी डिफरेंट मेटल के साथ सेम इसी तरह से रिएक्शन कर जाएगा। बट व्हाट अबाउट नाइट्रिक एसिड, HNO3। ठीक है, अब अगर हमने इस तरह से जब हम HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे ना, तो हम देखेंगे कि उसके अंदर रिएक्शन ही नहीं होती। ठीक है, वाई हाइड्रोजन गैस इज नॉट इन्वॉल्व व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। कहते हैं कि जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ डिफरेंट मेटल ने रिएक्शन की, बट अगर हम उसकी जगह हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो वो क्यों नहीं रिएक्शन करता, उसमें से हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं निकलती। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा अच्छे से करना, ये एक फाइनल एग्जाम के अंदर भी आ सकता है। राइट, इट इज बिकॉज HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसका रीजन क्या है, मतलब जो HNO3 है वो डिफरेंट मेटल्स के साथ रिएक्शन नहीं करता। इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि जो HNO3 है ना वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो कौन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं सब्सटेंसेस जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ठीक है, एंड खुद क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जो HNO3 है it oxidize the hydrogen produced to water and itself get reduced to any of the nitrogen oxides। अब जैसे कि मैंने बताया कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं वो अपने आप को रिड्यूस कर देते हैं और किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं। तो जब मेटल HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं ना, तो उसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस निकलती है ना, तो HNO3 सबसे पहले क्या करता है, उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। ऑक्सीडाइज करके उसका क्या बना देता है, उसका बना देता है वाटर। ठीक है, अब उसने H2 को, हाइड्रोजन गैस जो निकलनी थी बाहर, उसको ऑक्सीडाइज करके क्या बना दिया, उसका वाटर, और खुद वो रिड्यूस हो जाता है, और रिड्यूस होके क्या बना देता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। इसमें से कोई भी नाइट्रोजन ऑक्साइड बन सकते हैं, लाइक N2O भी बन सकता है, NO भी बन सकता है, और NO2 भी बन सकता है। ठीक है, तो ये तो थी मेटल्स की बात। काफी सारे मेटल्स जो HNO3 के साथ रिएक्शन नहीं करते, बट यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, कि मैग्नीशियम और एक है हमारे पास मैग्नीज। ठीक है, कौन कौन से दो मेटल, मैग्नीशियम और दूसरा कौन सा, मैग्नीज। दे रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 टू evolve H2 गैस। पर ये जो मैग्नीशियम है और जो मैग्नीज है, ये दोनों HNO3 के साथ भी रिएक्शन करते हैं, और उसके अंदर से क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्योंकि हमने पीछे भी पढ़ा, जो मैग्नीशियम है HCl के अंदर और H2SO4 के अंदर भी बहुत ही मतलब कि विग्रसली रिएक्ट करता था। ठीक है, और ये HNO3 के साथ भी रिएक्शन कर जाता है, एक्सेप्ट अदर मेटल्स। बाकी सारे मेटल रिएक्शन नहीं करते। तो ये तो थी मेरी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच। सो स्टूडेंट्स, ये तो थी मेरी आज की वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो मेटल्स होते हैं वो डिफरेंट एसिड्स के साथ किस तरह से रिएक्शन करते हैं, और उनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो एसिड के साथ किस तरीके से होती है। ठीक है, होप आपको ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा।
और अगर नहीं हुआ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को दोबारा से सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। एंड अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी एक्वा रिजिया के बारे में, और मैं एक्सप्लेन करूँगी कि हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद अनदर मेटल सॉल्ट और मेटल सॉल्यूशन। ठीक है, सो उसको अच्छे से करने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी तो आपको सबसे पहले उसका पता चले। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।